अच्छा जी, मोबाइल डेवलपमेंट की पहले ना हिस्ट्री अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें कैसे पहले काम करती थी। सही है। सब लोगों ने फोकस से सुनना है कि क्या चीज़ें हो रही, खामोश हो जाएंगे फिर कोई भी बात नहीं करे। अच्छा, मोबाइल डेवलपमेंट स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर दो मेजर शुरू से प्लेटफॉर्म आए हैं, तो जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है या काम हो रहा है। सही है। यानी कि जो हार्डवेयर है ना, हमारे पास दो मेजर फोन या दो मेजर ओएस हमारे पास थे। एक को हम बोलते हैं एंड्रॉयड और दूसरे को बोलते हैं आईओएस। सही है। अब चूंकि दो डिफरेंट किस्म के हमारे पास मोबाइल फोन थे, एक के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो एंड्रॉयड था, एक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था वो आईओएस, उसको हम बोलते हैं, वो आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलता है। अच्छा, अब एंड्रॉयड के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो फ़ोन बनाती हैं, लेकिन वो सब की सब एंड्रॉयड को सपोर्ट करती हैं। और आईओएस के अंदर आपको पता है एक ही ब्रांड है, उनका अपना ओएस है, अपनी सारा सिस्टम है, और उसको हम एप्पल का ब्रांड बोलते हैं। और एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड काम कर रहे हैं, जैसे सैमसंग है, हवावे है, और बहुत सारे ओप्पो है, इस तरह के डिफरेंट फ़ोन जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एंड्रॉयड एंड आईओएस के अंदर जब हम मोबाइल को डेवलप करने की बात करते हैं कि हमने मोबाइल की डेवलपमेंट करनी है, तो एक्चुअली हम कहते हैं कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना है, लाइक व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक मोबाइल ऐप, लाइक स्काइप, और बहुत सारी स्नैपचैट, और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो सिर्फ मोबाइल ऐप के तौर पे चलती हैं, मोबाइल में चलती हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। इजी रहता है, मतलब जैसे बंदा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन पे सारे काम कर लेता हूँ, मैं बैंकिंग से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम मुझे करना है, तो किसी को मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, स्काइप, चीज़ें तो इजी रहता है। हर टाइम मैं डेस्कटॉप पे वेबसाइट पे नहीं जा सकता, हर टाइम मैं डेस्कटॉप ऐप यूज़ नहीं कर सकता। तो ये बड़ी हैंडी डिवाइस थी जिसने हमें काफ़ी हेल्प किया बहुत सारी चीज़ों में। तो बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ यूज़र फ़ोन के ऊपर आ चुके हैं आज के दौर में। ऐसे ही है ना, हर बंदा चाहता है यार जो कुछ हो मोबाइल पे मिल जाए। ये तो हमें पता है कि इसलिए मोबाइल की नीड जो है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, इसके यूज़र भी बढ़ रहे हैं, और फोन्स भी, क्योंकि उनकी प्राइस नीचे आ रही है, तो वो इजीली हम परचेज कर सकते हैं। और उससे फिर हमें भी आदत हो रही है कि सारी चीज़ें हम इवन अब तो कहते हैं कि हमें कोई चीज़ बटन भी ऑन ना करना पड़े, वो भी फ़ोन से होना चाहिए, मतलब ऐसी ऐप्स भी अब आ रही हैं। तो अल्टीमेट क्योंकि मोबाइल ऐप की यूजेज बढ़ रहा है, तो उन मोबाइल ऐप को बनाने का तरीकाकार, उनकी डेवलपमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, और उनके अंदर भी थोड़ी जिद्दत और नई चीज़ें आ रही हैं, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, मोबाइल डेवलपमेंट में दो मेजर प्लेटफॉर्म है, एक तीसरा हवाबे ने शायद बनाना शुरू किया था, बना लिया या नहीं बनाया आइडिया नहीं है, चल रहा है। हाँ, वो पता नहीं, पर इतना वो फेमस नहीं हुआ। लेकिन अगर वो एक तीसरा भी आ जाता तो वो भी सेपरेटली हवावे के लिए होता, लेकिन मेजरली अभी तक जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो एंड्रॉयड एंड आईओएस है। तो उसके अंदर लेकिन स्टिल हवावे में हम एंड्रॉयड की ऐप्स तो इंस्टॉल कर सकते हैं, एपीके इंस्टॉल होती है ना, तो इतना मैटर नहीं करता। हमारी डेवलपमेंट मेजरली दो चीज़ों में ही डिवाइडेड है स्टिल, एंड्रॉइड, क्योंकि हवावी भी एंड्रॉइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आईओएस। अच्छा, एंड्रॉइड में जो डेवलपमेंट शुरू से चलती आ रही है ना, वो स्टार्ट हुई थी, इसकी जो ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुई है, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी ना वो जावा थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो जावा थी, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है, एंड्रॉयड में जावा थी, आईओएस में ऑब्जेक्टिव सी थी। अच्छा, अब नॉर्मली अगर हम 2016 से पीछे चले जाएं, तो उस वक्त ये वाला सर्किट ज़्यादा नज़र आता था, एंड्रॉयड में जावा का और आईओएस के अंदर ऑब्जेक्टिव सी में। अच्छा, अब चूंकि ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आपने मोबाइल डेवलपर बनना है, और दुनिया में तकरीबन आईओएस एंड्रॉयड फ़ोन भी हाफ हाफ हैं,
50% ही iOS के यूज़र हैं, उतने ही एंड्रॉयड के यूज़र हैं। तो अगर आपने एक ऐसी मोबाइल ऐप बनानी है जो दुनिया के हर यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके, तो आपको दोनों के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि आधे यूज़र iOS पे हैं और आधे यूज़र एंड्रॉयड पे हैं। और अगर आपने एंड्रॉयड पे ओनली बनाई तो आप 50% यूज़र को सिर्फ टारगेट कर सकोगे, हाफ अदर 50% यूज़र को टारगेट नहीं कर सकोगे। जिस तरह वेबसाइट हम बना रहे हैं रिएक्ट या नेक्स्ट में, तो वो एक दफ़ा बना लेते हैं तो वो तो दुनिया के हर यूज़र तक जा सकती है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन थी। अगर आप एंड्रॉयड के लिए सिर्फ बना रहे हो, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसको क्या बोलते हैं, जावा, तो वो ऑब्जेक्ट मतलब iOS पे नहीं इंस्टॉल हो सकती। जो iOS पे लैंग्वेज यूज़ होती थी उस वो जो है वो एंड्रॉयड के यूज़र नहीं उसको यूज़ कर सकते। तो अल्टरनेटिवली अगर आपने मोबाइल डेवलपर बनना है, कंप्लीट मोबाइल डेवलपर, तो आपको एंड्रॉयड की डेवलपमेंट भी आनी चाहिए और iOS की डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, फिर आप एक कंप्लीट डेवलपर बनते हो। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब चूंकि ये भी एक सेपरेट लैंग्वेज है और ये भी एक सेपरेट लैंग्वेज है कि एक इंसान के लिए एट द सेम टाइम दो लैंग्वेजेस में काम करना डिफिकल्ट रहता है, जितना भी वो प्रोमिनेंट हो। बात समझ रहे हो? रीजन ये है कि फंक्शन चेंज हैं, चीजें चेंज हैं, पूरा सिस्टम चेंज है, तो लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, थोड़ा सिस्टम रहता है। हाँ, मैं बोल रहा था पहले कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं तो हमारा माइंड थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव सी जावा में चेंज कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ अपने आप को, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी स्टिल एक टाइम में हम एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। चाहे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और मेरे अंदर इंजीनियरिंग के अच्छे स्किल हैं, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे एक टाइम में एक चीज़ पे मैं फोकस कर, लेट्स सपोज मैं अगर वेबसाइट पे फोकस कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं मोबाइल पे को भी फोकस करूंगा तो मैं वेबसाइट को उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस डिवर्टेड हो गए। तो एट द सेम टाइम आप या जावा पे काम कर रहे होंगे या ऑब्जेक्टिव सी पे काम कर रहे होंगे, और दोनों को सीखने में भी डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होगा, आप जितना भी क्विक लर्नर है। सही है? अच्छा, फिर लोगों ने क्या किया कि हम एंड्रॉइड डेवलपर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम एंड्रॉइड के डेवलपर बन जाते हैं। आइडिया ये है कि हम ये वाला एरिया जो है ना हम कवर कर लेते हैं। तो इस एरिया को, यानी कि अगर हम एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करते हैं तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, एंड्रॉइड डेवलपर। ठीक है? और अगर हम iOS की डेवलपमेंट करते हैं तो फिर iOS डेवलपर। और अगर हम दोनों की डेवलपमेंट करते हैं तो फिर क्या बोला जाएगा हमें, मोबाइल डेवलपर। बात समझ रहे हो कि iOS की जो डेवलपमेंट करता है उसको iOS डेवलपर, एंड्रॉइड की जो डेवलपमेंट करता है उसको एंड्रॉइड डेवलपर बोला जाता है, और जो दोनों की डेवलपमेंट करता है उसको मोबाइल डेवलपर बोला जाता है। सही है? तो ये तो रहती है कि जॉब टाइटल्स क्या रहते हैं लोगों के जो इन चीज़ों को लर्न करते हैं। अब आइडियली हमारे लिए एज एन 2015 से पहले मोबाइल डेवलपर बनना डिफिकल्ट था। रीज़न क्या है कि आप एंड्रॉइड और iOS को एट द सेम टाइम कोड नहीं कर सकते हो, डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है। मेन स्ट्रीम जो है ना वो लैंग्वेज चेंज है, मतलब इधर जावा है और इधर ऑब्जेक्टिव सी है, उसकी वजह से आपको थोड़ा इसमें खपना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर लोग क्या करते थे, एंड्रॉइड डेवलपर बनते थे या iOS के डेवलपर बनते थे। सही है? अच्छा, पाकिस्तानी नॉर्मली एंड्रॉइड के डेवलपर बनते थे, बाहर के लोग ज़्यादातर iOS के डेवलपर बनते थे। रीज़न ये था, एक और प्रॉब्लम भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। रिसोर्सेज का इशू था कि जैसे नॉर्मली iOS की जो डेवलपमेंट कर, एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करने के लिए एक टूल यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं, उस टूल को हम बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। सही है? ये एक टूल यूज होता है जो एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करने में हमें हेल्प करता है, और जो iOS की डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है उसको, उस टूल को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। मेट्रोला वगैरह में वो यूज होता है, उसकी कस्टम डेवलपमेंट ही होती है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज करती हैं, वो इतना ओपन सोर्स नहीं है।
मेनली हम तो बात कर रहे हैं ना जो हमें अलाउ करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। तो कुछ जो हैं वो ऐसे भी बनते हैं, जैसे जोंग वाले वो अपनी डिवाइसेस बनाते हैं, उसमें अपना ओएस होता है, उसमें पूरा एंड्रॉइड नहीं होता, वो कस्टम बनाया हुआ है, तो वो सिर्फ जोंग वाले ने बनाया है अपने लिए। तो अभी तो हम वो नहीं बात कर रहे हैं ना कि कस्टम डेवलपमेंट वो फिर कोई कंपनी ही करती है अचीव, यानी कि वो बेस ओपन एंड्रॉइड को ले लेते हैं, उस पर मजीद कोडिंग करके उसको फिर स्पेसिफिक बनाते हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो ओपनली चल रहा है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एंड्रॉइड भी आ गया और हमारे पास जो है वो आईएस भी आ चुका है, ऐसे ही इसको कर एंड्रॉइड को करना है तो एंड्रॉइड डेवलपर, आईएस को करना है तो आईएस डेवलपर। एंड्रॉइड की जो डेवलपमेंट होती है उस टूल का नाम क्या है? एंड्रॉइड स्टूडियो। और आईएस की जो डेवलपमेंट करते हैं जिस टूल में, उसका नाम क्या है? एक्सकोड। बात समझ आ रही है आपको? तो ये दो टूल भी हमें चाहिए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो लैपटॉप में या सिस्टम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, वो भी हमारे पास कितने किस्म के हैं? सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम कितने किस्म के हैं? 3 मेनली। कौन कौन से? विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। ये 3 जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो मैक ओएस है वो स्पेसिफिकली एप्पल की कंपनी ने डिज़ाइन किया है, और वो उनकी ही एक लैपटॉप आता है जिसको हम मैकबुक बोलते हैं, जैसे ये मेरे पास है मैकबुक, वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, और उसको हम किसी दूसरे सिस्टम पे, यानी कि जो दूसरी कंपनीज लैपटॉप्स बनाती हैं लाइक डेल, एचपी, उन पे इंस्टॉल या सिस्टम उन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है ना ये वाला, इसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं डेल पे, एचपी पे, जो कि हमें नॉर्मली बाजार से लैपटॉप या सिस्टम मिलते हैं, सही है। अच्छा, अब एंड्रॉइड क्या कहता है कि उसकी डेवलपमेंट होगी एंड्रॉइड स्टूडियो में। अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो सकता है, एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ना वो इंस्टॉल हो सकता है किस किस में? मैक ओएस में, लाइनक्स में और विंडोज। यानी कि जो मेजरली 3 बड़े हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, सही है, जो भी 3 हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, ये मैक ओएस, लिनक्स और ये तीनों के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है विंडो का, मतलब डेल का लैपटॉप है, उसमें आप लिनक्स ओपन सोर्स है और विंडो भी आप फ्रीली कर सकते हो, तो उसके अंदर आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करके अपनी एंड्रॉइड की डेवलपमेंट कर सकते हो, सही है। लेकिन इसी तरह जो एक्सकोड है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मैक ओएस। तो इसका मतलब है कि मैक ओएस हमें पता है कि किस में चलता है? एप्पल की डिवाइस में, और एप्पल की डिवाइस का नाम क्या है? मैकबुक। तो हमें एप्पल की डिवाइस चाहिए, उसमें चाहिए क्यों? हमें एक्सकोड इंस्टॉल करना है, और जब हमें एक्सकोड इंस्टॉल कर लेंगे फिर हम आईओएस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब एक्सकोड हम डेल के लैपटॉप में या एचपी के लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्यों? वहां पे सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या लिनक्स है या विंडो है, मैक उसमें इंस्टॉल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए नॉर्मली जो डेवलपर थे वो एंड्रॉइड के डेवलपर बनते थे। रीजन समझ आ रही है? क्योंकि उनके पास एप्पल की डिवाइस नहीं होती थी, मैकबुक नहीं होती थी, और जब मैकबुक नहीं है तो एक्सकोड इंस्टॉल नहीं होगा, और जब एक्सकोड इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप आईओएस की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? इसलिए ज्यादातर लोग एंड्रॉइड डेवलपर बनते थे, फुल स्टैक डेवलपमेंट कर नहीं सकते थे मोबाइल में, क्योंकि आईओएस के लिए उनके पास रिसोर्स ही नहीं था जिसको हम एक्सकोड बोलते हैं, या टूल नहीं था। टूल तो है, डाउनलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैकबुक नहीं है, वो सिर्फ मैक ओएस में इंस्टॉल होता है, सही है। अच्छा, खैर इसका भी जुगाड़ हमारे पास है, पाकिस्तानी के पास हर किस्म का जुगाड़ है जिसके थ्रू हम मतलब नॉन एप्पल डिवाइस यानी कि नॉन मैकबुक के ऊपर भी एक्सकोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सकोड इंस्टॉल करने के लिए मैक ओएस चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। हम अपनी डेल की लैपटॉप पे मैक ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकेंटोश, दैट इज कॉल्ड हैकेंटोश। यानी कि हमने मैक को हैक करके क्या बना लिया? हैकेंटोश, सही है।
तो वो हैकनटोश क्या करता है कि मैक डेल के लैपटॉप या एचपी के लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर मैक ओएस इंस्टॉल कर देता है। जब वो इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको मेरे लैपटॉप जैसी फीलिंग आएगी, कंप्लीट सारे सेम सॉफ्टवेयर होंगे, सेम एवरीथिंग। और उसके अंदर फिर आप, चूंकि आपके पास मैक आ गया है, अब मैक आ गया तो आप उसके अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप उसकी डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें आईओएस की भी डेवलपमेंट करनी है और मेरे पास एप्पल की डिवाइस नहीं है, और एप्पल की डिवाइस क्यों नहीं है, कॉस्टली है, मतलब ये मैंने ये 7.5 लाख का लिया है, इट्स लॉट कॉस्टली, तो ये नॉर्मली डेवलपर तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकता ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसलिए अभी चूंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमने आईओएस की डेवलपमेंट करनी है फिर हम जुगाड़ लगाएंगे। उस जुगाड़ का नाम क्या है, हैकनटोश। जिस तरह लिनक्स इंस्टॉल करते हैं ऐसे हैकनटोश कर सकते हैं। यानी कि मेनली आप डायरेक्ट मैक ओएस नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा तोड़ जोड़ लगा के हैकनटोश कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट्स नॉट इजी दैट लिनक्स। जैसे लिनक्स को डाउनलोड किया, क्लिक किया, इंस्टॉल डन, नेक्स्ट 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 डन, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत खपना पड़ता है। इट सीम्स लाइक डेज ऑफ डेज वर्क। तो इतने जल्दी नहीं होता है कि ऐसे आपने फौरन, आप कह रहे हो मैंने हैकनटोश करना है और आप दिन सुबह बैठो रात को हैकनटोश कर लो, ऐसे नहीं होता। तो इसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी हैकनटोश करते हैं उनसे भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है समटाइम। हाँ जी, नहीं नहीं, ये ओएस है ना, ओएस जिस तरह विंडो है, विंडो खत्म हो गया हैकनटोश हो जाएगी, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नया आ जाए। यानी कि आप जो ये मैं मैकबुक में फीलिंग ले रहा हूं ना, ये आप अपने डेल में फीलिंग ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हैकनटोश करना पड़ेगा, फिर विंडो डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, वर्चुअल मशीन के अंदर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जितनी भी अच्छी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितना भी अच्छा आपका जो रिसोर्स है, बहुत हैवी लैपटॉप सिस्टम है, वर्चुअल मशीन करके आप एक्स कोड नहीं चला सकते, बहुत स्लो हो जाता है। मतलब कर सकते हैं, शुरू में ऐसे भी किया है, लेकिन वो मतलब उसमें डेवलपमेंट करना नहीं मजा। मतलब देखो ना, आपकी ऐप ही घंटे के बाद खुल रही है, आपने क्या डेवलपमेंट करनी है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने करनी है। तो वो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, देयर इज अनदर सोल्यूशन हैकनटोश, वो हम ट्राई कर सकते हैं शुरू में जब हमारे पास, यानी कि अगर आपके पास अच्छा एक पीसी है, वो 4th जनरेशन, 6th जनरेशन, 12th जनरेशन, कोई अच्छा पीसी है, उसमें आप हैकनटोश कर लो, वो जल्दी हो जाता है। और उससे फिर आप अपनी आए उसमें, आप जब मैक ओएस आ गया तो मैक ओएस में तो हमने देखे ना एंड्रॉइड भी इंस्टॉल होता है। तो उसमें अगर आपके पास मैकबुक है या आपने हैकनटोश किया हुआ है अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में, फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर सकते हो और आईओएस की डेवलपमेंट भी कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें तो मैक ओएस दोनों सपोर्ट कर रहा है। एंड्रॉइड ने ये तो नहीं बोला कि मैक पे नहीं चलूंगा, तो एंड्रॉइड तो मैक ओएस में भी डाउनलोड हो रहा है, और एक्सपोर्ट तो बाय डिफॉल्ट होना ही है क्योंकि मैक ओएस उनका ही है। बात समझ रहे हो। तो अगर आपके पास मैकबुक है या मैक ओएस है, फिर आप दोनों की डेवलपमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास मैकबुक नहीं है या मैक ओएस थ्रू हैकनटोश नहीं है, तो फिर आप ओनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप जस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सपोर्ट को इंस्टॉल करने की है, वो एंड्रॉइड वो विंडो के ऊपर या लिनक्स पे इंस्टॉल नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि उनके लैपटॉप बिके, दैट्स द बिजनेस गोल, समझ रहे हो। तो उनके लैपटॉप बिकेंगे क्योंकि हैकनटोश नहीं होगा, जिससे वो फिर मैकबुक लेगा, जो मैकबुक लेगा तो उनके डिवाइसेस बिकेंगी, जब डिवाइसेस बिकेंगी तो बिजनेस जनरेट होगा। तो दे थिंकिंग लाइक अप फ्रेंड। अच्छा, अब ये हो गया, ये समझ आ गई इतनी कि एंड्रॉइड की डेवलपमेंट कैसे करनी है, कौन सा टूल चाहिए और इसका कौन सा टूल चाहिए, सही है। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लैंग्वेज भी हमने सीख ली। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ जो एंड्रॉइड की हम ऐप बनाते हैं ना, उस ऐप से जो फाइल जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं .apk फाइल, सही है, और .ab फाइल, ये दोनों अब आजकल आ रही हैं, सही है। यानी कि जिस तरह .mp4 फाइल होती है, वेबसाइट बनाते हैं तो .html फाइल बनाते हैं, .css फाइल बनाते हैं। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉइड के थ्रू, और वो जो ऐप बनती है, उस ऐप की जो फाइल होती है उसको हम .apk बोलते हैं या .aab फाइल बोलते हैं। ये फाइलें आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के कैपेबल होती हैं। यानी कि आप जब ऐप बना लोगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो से हमें कौन सी फाइल जनरेट करनी है,
डॉट एपीके फाइल, ये एपीके फाइल किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल हो सकती है। आप लोग अक्सर, कोई पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, आप सॉरी एंड्रॉयड फ़ोन है, आप लोगों ने अक्सर एपीके जो प्ले स्टोर से नहीं मिलती वो आपने एपीके प्योर वगैरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल की होंगी, आपको आइडिया होगा। अच्छा, इसी तरह जो iOS है उसकी जो फाइल बनती है उस फाइल को हम बोलते हैं .ipa फाइल। सही है। मैं ये टर्मिनोलॉजी आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी माइंडसेट ओपन हो ना, ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं सारा एक ही जगह में ड्रा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। जो iOS में जो फाइल का नाम होता है वो क्या होता है, हाँ, लेकिन एप्पल इज नॉट दैट इजी, मतलब ये कभी भी किसी चीज को सिंपल नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, दैट्स कॉल्ड बिजनेस, उन्होंने बिजनेस इस पे बिल्ड किया हुआ है। अब जिस तरह हम एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं डायरेक्टली, हम .ipa फाइल को डायरेक्टली किसी की भी फोन के ऊपर .ipa, एक तो कन्फर्म है ये एप्पल की डिवाइस पे इंस्टॉल होगी, एंड्रॉइड पे नहीं चलती ना iOS की ऐप। .ipa फाइल एंड्रॉइड पे नहीं चलेगी, सिर्फ एप्पल पे चलेगी। और एप्पल के ऊपर भी हम .ipa फाइल डायरेक्टली फोन में नहीं इंस्टॉल कर सकते। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने एपीके बना ली, आप लोगों ने अपनी फाइल बना ली, एपीके मुझे सेंड करो कि मैं अपने फोन में इंस्टॉल करके देख लूंगा क्या ऐप बनाया। तो आपने iOS की ऐप बना ली .ipa, ऐप किसी को शेयर करो, वो इंस्टॉल नहीं कर सकता उसको। तो इसका मतलब है कि .ipa फाइल डायरेक्टली इंस्टॉल ड्यू टू सिक्योरिटी, वो कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से हम अलाउ नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली उसको अपने एप्पल की डिवाइस यानी कि आईफोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे आता है एक और बिजनेस, और उस बिजनेस का नाम है टेस्ट फ्लाइट। टेस्ट फ्लाइट, सही है। अच्छा, अब उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए कि iOS के लिए जो iOS को डेवलप करने के लिए कौन सा टूल चाहिए, Xcode। वो जो फाइल बनाता है जो फोन में इंस्टॉल होती है उसका नाम क्या है, उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या रहती है, .ipa। और जो एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा टूल चाहिए, और वो जो फाइल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, .apk। .app भी आ गया, वो साइज को उन्होंने उसमें थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन ये दोनों फाइल्स उसके अंदर होती। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है। अच्छा, अब ये होल सिनेरियो जो बेसिक आ गया, जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि चीज़ें आ गई। और एक चीज़ हमने ये देख ली कि अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो से एपीके बना के किसी भी दोस्त को सेंड कर दो, वो नेक्स्ट करके इंस्टॉल करके उसको चेक कर सकता है, लेकिन आईफोन में ये जो है ना वो ऑप्शन नहीं है, उसमें फिर हमें दूसरे यानी कि डिप्लॉयमेंट वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। जिस तरह आप, ये तो तरीका है जैसे हम लोकल होस्ट पे डेवलप करते हैं, तो जिस तरह हमने React.js को लोकल में कोड कर लिया, फिर आप जब वर्सल पे या फायरबेस पे उसको डिप्लॉय करते हो, फिर उसका लिंक मिलता है ना, उस लिंक को फिर आप लोगों को शेयर करते हो। तो इस तरह एपीके आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो किसी को, लेकिन अगर आपने उसका लिंक जनरेट करना है उसको लिए फिर उसको प्ले स्टोर में डालना पड़ता है, जहां से हम सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं। उसके ऊपर हम आएंगे कि वो कैसे करते हैं, लेकिन 2015 से पहले ये वाला चार्ट जो मैंने आपको दिखाया ऐसे कुछ चल रहा था, सही है, ऐसे डेवलपमेंट होती थी। तो कुछ लोग हैकेंटोश ट्राई कर रहे थे, और कुछ लोग जो है एंड्रॉइड स्टूडियो से एंड्रॉइड की डेवलपमेंट कर रहे थे, कुछ लोग ओनली एंड्रॉइड डेवलपर थे, कुछ लोग iOS के डेवलपर थे, कुछ लोग में भी मोबाइल डेवलपर भी हों जो दोनों की कर रहे थे, लेकिन ये वाला एरिया था तब। अच्छा, उसके बाद इसी दोनों ने थोड़ी इनोवेशन और भी की, और उसके साथ साथ उन्होंने किया ये कि नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता है कि लैंग्वेजेस में थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, और लोग चाहते हैं कि नई लैंग्वेजेस जो है ना वो आए। अच्छा, जावा ने जो नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई उसका नाम रखा उन्होंने कोटलिन, और ऑब्जेक्टिव सी ने जो नई लैंग्वेजेस iOS की डेवलपमेंट के लिए जारी की उसका नाम उन्होंने रखा स्विफ्ट। सही है। अब ज्यादा पेन शुरू हो गई 2015 में, ज्यादा पेन शुरू हो गई। पेन क्या थी कि एक तो पहली चैलेंज था कि भाई जावा सीखनी है, फिर साथ में ऑब्जेक्टिव सी सीखनी है, iOS एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है, थिंग्स लाइक दैट। पर अब दो लैंग्वेजेस पहले ही चल रही हैं और दो नई भी आ गई, एक आ गई कोटलिन और दूसरी तरफ आ गई स्विफ्ट। अब
इवन अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर थे तो आप दोनों में कंफ्यूज हो कि आपको जावा भी करनी है और कोटलिन भी, क्योंकि कुछ लोग कोटलिन में डेवलपमेंट करवा रहे थे, कुछ जावा में करवाना चाह रहे थे। और इसी तरह अगर आप आईएक्स के डेवलपर थे तो आपको स्विफ्ट भी सीखनी है और कभी ऑब्जेक्टिव सी भी सीखनी है, क्योंकि दोनों में उसमें भी डेवलपमेंट वेरी कर रही थी। बात समझ रहे हो? तो ये यहाँ तक सर्कल जो है ना वो आ चुका था कि लैंग्वेज भी नहीं प्रोड्यूस हो गई ऑब्जेक्टिव सी से कोटलिन एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, अब ये इधर से ये वाले मामले चल रहे थे, ये इन सारी चीजों को, ये जो मैं ये चार्ट मैंने बनाया है, और अगर इन चारों लैंग्वेज में कोड करते हैं, उस सारे कोड को हम नेटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? नेटिव डेवलपमेंट। एक और कीवर्ड है, यानी कि अगर मैं इन चारों लैंग्वेजेस के अंदर कोड करता हूं, इनमें से किसी एक लैंग्वेज में कोड करता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं नेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलता हूं? नेटिव डेवलपमेंट, नेटिव ऐप या नेटिव डेवलपमेंट। ठीक हो गया? इतनी समझ भी आ गई। अच्छा, अब ये नेटिव डेवलपमेंट की बहस तो चल रही थी, किस लैंग्वेज में क्या काम किया जाए, किस तरह से चीजें की जाएं, लेकिन इसका एक और बड़ा मेजर इंपैक्ट था मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर, और वो क्या था कि मोबाइल डेवलपमेंट को करने के लिए, डेवलप करवाने के लिए कॉस्ट बहुत बियर करनी पड़ रही थी। रीजन क्या है मैं समझाता हूँ। अब नॉर्मली 95% ऐसे डेवलपर थे जो कि एक बंदा दोनों तरह पे डेवलप, दोनों जगह पे डेवलप नहीं कर सकता, iOS एंड एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के डेवलपर अलग थे और iOS के डेवलपर सेपरेट थे। अब लेट्स सपोज व्हाट्सएप बनाना है। अब व्हाट्सएप को सिर्फ एंड्रॉइड पे चलाना तो नहीं है ना, उसको तो मुझे चलाना पड़ सकता है वेब पे, सॉरी एंड्रॉइड के यूजर भी यूज करेंगे उसको, iOS के भी करेंगे। तो अब अगर लेट्स सपोज 1000 रुपीज लग रहे हैं व्हाट्सएप को बनाने में एंड्रॉइड के लिए, तो iOS में बनाने में कितने लगेंगे? सेम 1000, क्योंकि उस पर भी तो उतनी एफर्ट, उतनी मेहनत, उतनी चीजें लग रही हैं। तो दोनों पे 1000 लग के टोटल कितने बन गए? 2000। तो जब 2000 टोटल बन गए हैं, तो उससे फिर हमारी जो है वो कॉस्ट डबल हो रही थी। जब भी कोई कंपनी ऐप बनाने की कोशिश करती थी तो उसको डबल कॉस्ट बियर करनी है, और टाइम भी डबल कॉस्ट के साथ। समझ रहे हो? और एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहा है साथ में, मोबाइल डेवलपर, सॉरी iOS का डेवलपर काम कर रहा है, तो उन दोनों को टाइम लग रहा है करने में। फिर एक और प्रॉब्लम था कि अगर कोई बग एंड्रॉइड में आ रहा है, तो एंड्रॉइड के डेवलपर ने उसको फिक्स किया, तो iOS में भी वो आएगा, फिर उसको iOS के डेवलपर को फिक्स करना है, पॉसिबिलिटी है। और फिर इन दोनों में सिमिलरिटी लेके आना, एक जैसे इनके अंदर लुक एंड फील लेके आना, वो भी मुश्किल होता था। अक्सर आपने देखा होगा सेम ऐप iOS और एंड्रॉइड पर डिफरेंट नजर आती है। रीजन क्या है कि जब वो नेटिवली डेवलप करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते आते बहुत ज्यादा चेंजेस बन जाते हैं। तो लोगों को ये भी फील हो रहा था कि यार ये मतलब ऐप भी सेम है, जब यूजर आईफोन पे करता है या एंड्रॉइड पे करता है उसकी लुक एंड फील में डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि दो अलग लोग काम कर रहे हैं, दो अलग माइंडसेट काम कर रहे हैं, उन दोनों से फिर खपना भी है, दोनों की मैनेजमेंट भी करनी है, तो कॉस्ट बहुत बियर करनी पड़ती है, डबल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। सही है? अच्छा, मोबाइल डेवलपमेंट की दुनिया में ये सारी चीजें तो चल रही थी, अब इसके साथ पैरेलली कुछ और चेंजेस भी चल रही थी। अच्छा, उसको लोग कह रहे थे कि उनको लोगों ने नाम दिया इन दोनों चीजों को मर्ज करके iOS एंड एंड्रॉइड को, और उसका नाम उन्होंने रखा हाइब्रिड डेवलपमेंट। ठीक है? हाइब्रिड मीन iOS एंड एंड्रॉइड की एक जगह पे एक कोड से डेवलपमेंट। दैट वाज द गेम चेंजर इन द होल सिनेरियो। रीजन क्या है? रीजन ये था कि कॉस्ट जो डबल हो रही थी, जब देखो ना एंड्रॉइड का जावा में या कोटलिन में ज्यादा कोड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में ज्यादा कोड कर रहे हैं, तो उनकी मैनेजमेंट चीजें मुश्किल थी। अब जब एक हाइब्रिड यानी कि एक ही कोड से अगर दोनों एप्स बिल्ड हो रही हैं, इट विल बी अ बिग बिग गेम चेंजर ना उस राह में।
2013-12 की बात कर रहा हूँ, 14 में। तो उसमें ये बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था कि जो हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट का कंसेप्ट था ना, इसने बहुत से चेंजेस लेके आया था मार्केट में, और ये बाकी जो जितनी भी डेवलपमेंट थी ना उसको इसने खींच लिया था अपने पास। सही है। उस वक्त जो हाइब्रिड का प्लेटफॉर्म आया था ना सबसे पहले, वो फेमस था आयोनिक करके, कॉर्डोबा। इस तरह के कुछ हाइब्रिड के प्लेटफॉर्म आए थे। ये क्या करते थे, इनका सबका एक ही मोटिव था। मोटिव क्या था कि इसको एकदम खत्म करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट था। इन सब का एक ही मोटिव था। मोटिव ये था कि सिंगल कोड से कोड वंस यूज एवरीवेयर, कि सिंगल कोड से iOS एंड एंड्रॉइड की ऐप को डेवलप करने के कैपेबल हमें बना रहे हैं। अच्छा, ये करते कैसे थे? अब ये चीज देखो ना, पीछे तो पूरा हमने फंडामेंटल सीखा है कि ऑब्जेक्टिव सी चाहिए और जावा चाहिए और फिर iOS एंड्रॉइड, एक्स कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो, लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो हाउ इट पॉसिबल हाइब्रिड डेवलपमेंट? सही है। तो इसका जो सोल्यूशन निकला था ना वो क्या था, उसके ऊपर हम आएंगे। इसका सोल्यूशन कैसे बना था, ये करते क्या थे, डेवलपमेंट कैसे कर रहे थे? ये डेवलपमेंट ये ऐसे करते थे कि इन्होंने क्या किया कि वेबसाइट बनाई। यानी कि जो कोड होता था ना, जो कॉमन कोड, वो क्या होता था, वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट किस तरह बनती थी, HTML, CSS, बाकी वो रिएक्ट वगैरह वो एडवांस चीज़ें, तो वो सारा कुछ HTML CSS ही है ना लॉजिकली। तो डिजाइनिंग वगैरह चीज़ें, या जावास्क्रिप्ट कह लो तीसरी चीज़, इस तरह ये वेबसाइट बनती थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। इन्होंने क्या कहा कि ऐप को डेवलप करना है ना आपको, एंड्रॉइड एंड iOS की, आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। उस वेबसाइट को आप नेटिवली ये आयोनिक और कार्डोबा करते थे, यानी कि एक फोन बनाते थे ऐसे फोन, सही है, उस वेबसाइट को आई फ्रेम में फोन में चला देते थे। फिर आई फ्रेम बनता है ना। अब वो यूजर को यही लग रहा है कि ये क्या है, ऐप है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐप नहीं थी, क्या थी, वेबसाइट। यानी कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया। लेकिन वो आइडिया अच्छा चला, लोगों ने कहा कम से कम कॉस्ट तो कम हो रही है और ऐप वैसे ही है, मतलब .apk भी मिल रही है, .ipa फाइल भी मिल रही है, और वो फोन में इंस्टॉल भी हो रही है, पूरी फोन वाली फीलिंग भी आ रही है। लेकिन जिस तरह वो नेटिव फीलिंग थी ना उधर ऑब्जेक्टिव सी या जावा वाली, वो वाली फीलिंग नहीं थी इधर। फीलिंग वेबसाइट जैसी आती थी, चल फोन में रही थी, एपीके भी बनती थी, फोन क्लिक करते थे, ऐप का आइकन भी होता था, उसको क्लिक करते थे, चलती वैसे थी, लेकिन फीलिंग नहीं आती थी उसमें। सही, ये प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या किया, फोन के अंदर ब्राउजर में, आई फ्रेम ब्राउजर में चलता है ना, फोन में एक छोटा सा ब्राउजर बनाया जिसके अंदर सर्च बार चीजें नहीं थी, जो सिर्फ ये जो हमने वेबसाइट चीजें कोड दिया उसको ही चलाती थी अपने मैनेज से, और यूजर को नहीं नजर आता था कि एक ब्राउजर है। लेकिन वो इंट और मिनिमल ब्राउजर होता था जिसके अंदर हमारी ऐप जो है ना वो चल रही होती थी, और उसमें नेविगेशन चीजें सब हो रहा है। तो वो नेविगेशन जैसे वेबसाइट में लिंक्स के साथ होता है, नेविगेट इधर कर दो, इधर कर दो, एंकर टैग लगाए होते थे, वो सारी चीजें बीच में चलती थी। सही है। समटाइम रिफ्रेश की भी फीलिंग आती थी। फिर उसमें वो वाइट स्क्रीन वाला इशू बहुत आता था, क्योंकि वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही सम टाइम, तो वो वाइट स्क्रीन आ जाती थी फोन में। तो इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे थे। सही है। तो एकदम 2011, 12, 13 की बात है, एकदम सारा यूजर इस पे आ गया था। कार्डोबा उस वक्त बहुत फेमस हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब कार्डोबा फेमस हुआ ना,
लोगों ने कहा यार ऐप तो बन रहे हैं, पैसे भी बच रहे हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, वही वेबसाइट वही ऐप बन जाती है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है, मतलब वो मजा नहीं है। और फिर एक और बड़ा चैलेंज था इसके फेलियर में, और वो चैलेंज क्या था कि इसमें जो नेटिव फोन के फीचर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, लाइक वाईफाई, कैमरा। देखो ना, वेबसाइट फोन वाले फीचर यूज करने के लिए नहीं बनी, HTML ये जावास्क्रिप्ट फोन वाले फीचर, जैसे बायोमेट्रिक, जैसे फेस अनलॉक, जैसे और फोन के ऐसे फीचर जो वेबसाइट्स में नहीं होते, सेंसर, जैसे वाइब्रेट करना किसी चीज को, फोन को वाइब्रेट करना, ये वेबसाइट में नहीं होता ना। उसके अलावा ऐसी क्या चीज होती है जो वेबसाइट में नहीं होती फोन की? लोकेशन, वो तो खैर वो गूगल जियो लोकेशन करके कर लेते हैं वेबसाइट में भी, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल इशू होते हैं। और मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं वो, और इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं जो फोन में नहीं होती, मतलब जो वेबसाइट में नहीं होती थी। अब चूंकि हम सारी डेवलपमेंट कर रहे थे किस में, वेबसाइट में, और ये सारी चीजें वेबसाइट में पॉसिबल नहीं होती थी, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी ऐप जिनके अंदर हार्डवेयर की कम्युनिकेशन करनी होती थी वो बनाना कार्डवा में, योनिक में बड़ा डिफिकल्ट था। उनको मैनेज करना, उनकी कनेक्शन, उनकी कनेक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए इसका ट्रेंड जिस ग्राफ में ये ऊपर गया था उसी ग्राफ से नीचे आना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि ठीक है बचत तो हो रही है लेकिन सारे काम नहीं हो रहे, तो फायदा क्या है? फीलिंग, मतलब ज्यादातर लोगों का तो फीलिंग नहीं आ रही, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो वो वेबसाइट जैसी फीलिंग आ रही, जैसे वेबसाइट में स्क्रॉल हो रहा, मोबाइल में स्क्रॉल बड़ा स्मूथ होता है अक्सर, तो वो फीलिंग नहीं आ रही। तो इसलिए उसने उस आइडिया को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए जिस तरह ग्राफ ऊपर गया था ऐसे नीचे आना शुरू हो गया। अच्छा, अब जबकि ये सारा सिनेरियो चल रहा था, अच्छा ये चीजें बिल्कुल खत्म नहीं हुई, इवन आयोनिक, कॉर्डोबा स्टिल एक्टिव हैं, और स्टिल इसमें भी ऐप अभी भी बन रहे हैं इस वक्त भी। फायदा क्या है? वेबसाइट, लोग कहते हैं यार मैं वही वेबसाइट बनाऊं उसी से मोबाइल ऐप कन्वर्ट कर लूं। सबसे सस्ता सोल्यूशन डेवलपमेंट करने का, iOS और एंड्रॉइड की ऐप बनाने का, दैट इज कॉल्ड आयोनिक एंड कॉर्डोबा। रीजन इज दैट आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, नेक्स्ट.जेएस में सारी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली, उसी को आयोनिक और कॉर्डोबा को यूज करते हुए मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर। So that will be very easy and economical solution for mobile development. Still working. Reason is that जिसके पास, बिल्कुल देखो ना, पाकिस्तानियों ने कोई आइडिया लेके आना, तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये लैदा डेवलपमेंट करा सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कार्डबा या योनिक में अभी भी चल रहे हैं, तो छोटे मोटे यूजर अभी भी जहाँ पे जो भी चाहते हैं यार मेरी वेबसाइट मोबाइल ऐप बन जाए, तो वो फिर इनके ऊपर हम अभी भी डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। आगे क्या सूरत हाल है हमारे पास कि हमने ब्राउजर में ये चीजें देख ली। अब इस चीज को निगलेक्ट करते हुए ये जो भी आइडिया हाइब्रिड डेवलपमेंट यानी कि आयोनिक कॉर्डोबा वगैरह ने दिया था, इसको देखते हुए अब फेसबुक वाज लुकिंग कि कैसे मैंने मार्केट को कैप करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या चल रही थी, एंड्रॉइड की जितनी भी डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड ओन करता है, जो टूल है वो ओन करती है गूगल, और ये जो कोटलिन लैंग्वेज है ये भी गूगल ओन करती है। इधर iOS ऑब्जेक्टिव सी जो है ना वो एप्पल ओन करता है, सही है। अब फेसबुक वाज लुकिंग के यार ये दो मेन प्लेयर हैं, इनके साथ compete कैसे करना है, इनको घुमाना कैसे है। तो उन्होंने, क्योंकि पहले ही 2013 में रिएक्ट को लॉन्च किया था, तो रिएक्ट वाज सो पॉपुलर ऑन दोज डेज के उन्होंने पूरी गेम को हिला दिया था, क्योंकि सब लोग वर्डप्रेस पे थे, और वर्डप्रेस पे वही रिफ्रेश, वही प्रॉब्लम, वही मसले। और जब वो रिएक्ट में आए उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी नई दुनिया आ गई है डेवलपमेंट की। तो फेसबुक ने काफी टाइम दिया था उस वक्त, उसका फिर वो कंपटीटर आ गया था, मतलब एंगुलर की शक्ल में गूगल भी कंपीट ने किया, लेकिन गूगल के अपने प्रॉब्लम चलते रहे तो वो उतना पॉपुलर नहीं हो सका। लेकिन रिएक्ट वाज विनर, हमने सबने देखा कि उन्होंने उस मार्केट को कैप किया। तो उन्होंने कहा कि यार वेब वाले एरिया को तो हमने अच्छा टच कर लिया है, रिएक्ट बना के हमने वेब वाली दुनिया को हिला दिया, यूजर हमारे पास है इस वक्त, डेवलपर हमारे पास है, तो
किसी तरह हम ये जो मोबाइल का एरिया इतना कम्प्लेक्स बना हुआ है ना इस वक्त, उस वक्त ये कार्डवा यूनिक ऑलरेडी चल रहे थे और ये मिसाइल चल रहे हैं इधर से IISM डेवलपमेंट के, इसको किसी तरह से कैप किया जाए, इस मार्केट को अपनी तरफ लेके आया जाए। उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने एक नया आइडिया दिया, ये 2015-16 की बात है, 16 एंड पे उन्होंने एक नया आइडिया दिया और उस आइडिया को हाइब्रिड डेवलपमेंट के नाम से जोड़ा उसने, सही है। और उस आइडिया को उसने क्या बोला कि हाइब्रिड डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसमें से ये वेबसाइट वाली फील खत्म करेंगे। हाइब्रिड डेवलपमेंट करेंगे लेकिन नेटिव जैसी फील होगी, सही है, क्या होगी, नेटिव जैसी फील होगी। और उस टूल का नाम उन्होंने किया रखा रिएक्ट नेटिव। अच्छा, हाइब्रिड वो इसलिए रहना चाह रहे थे क्योंकि वो कोस्ट और वो देखो ना, उन्होंने देखा कि जब हाइब्रिड का कंसेप्ट आया तो ग्राफ इज वेरी गुड कि सारी दुनिया उधर चली है, लेकिन डोन क्यों हुआ है, फीलिंग की वजह से। उन्होंने कहा कि ग्राफ अच्छा था, हाइब्रिड के मॉडल पे ही रहना है, सोल्यूशन विल फ्यूचर विल बी दी हाइब्रिड सोल्यूशन, क्योंकि लहदा से मैनेज करना इट्स वेरी गोना डिफिकल्ट, सोल्यूशन वही है, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ग्राफ नीचे आ रहा है उसको कैप करना, तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने फिक्स किया। प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने ये बोला बिल्ड ऐप विद सिंगल कोड, सही है, विद सिंगल जावास्क्रिप्ट कोड एंड फील्स लाइक नेटिव एप्लीकेशन, कि जिस तरह नेटिव एप्लीकेशन है ना इस तरह फील आएगी। तो ये आइडिया लोगों को बड़ा पसंद आया और रिएक्ट नेटिव आते ही छा गई, आते ही सारी दुनिया, जो भी कार्डवा यूनिक चीजें ये वो थे सब इधर, और जो इवन बाद में भी कर रहे थे वो भी इधर। रीजन क्या थी, ये 2017-18 में भी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। रीजन क्या थी, इसने बोला कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नेटिव में होता, सही है। अच्छा, अब इसने अचीव कैसे किया ये गोल, जिस तरह इधर तो हमें बड़ी साइंस समझ में आ रही है ना कि उसने वेबसाइट बना के उसको ब्राउजर में चला दिया तो हाइब्रिड बन गया, तो यहाँ पे हाइब्रिड उसने अचीव कैसे किया। क्यों हाइब्रिड अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि उसको एक्सकोड चाहिए, आधे को एंड्रॉइड चाहिए, उनकी लैंग्वेज चेंज है, तो ये एक लैंग्वेज कैसे बन के चली। मेरी बात समझ रहे हो, हर प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेशन होती है कि एंड्रॉइड के अंदर जावा लैंग्वेज चलेगी एंड्रॉइड के ओएस में, तो ये लिमिटेशन है। इसी तरह iOS के ओएस में ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट चलेगी, एक लिमिटेशन थी, इसको हल कैसे किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि रिएक्ट नेटिव ने क्या अचीव करने की कोशिश की, उन्होंने अचीव करने की कोशिश ये की कि हम जितना कोड करेंगे ना वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे। किस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे। अब लैंग्वेज एक हो गई, दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, चूंकि उसने कहा जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो उसने वो रिएक्ट वाले सारे डेवलपर कैप कर ली, क्योंकि रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट में हो रही थी, और उसने ऊपर से वही कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग वाला आइडिया भी रिएक्ट नेटिव में ले आया, जिसकी वजह से रिएक्ट का पॉपुलर हुई थी। तो अब रिएक्ट के जिन्होंने रिएक्ट से किया उन्होंने रिएक्ट नेटिव सीखना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है, फंडामेंटल भी सेम है, कंसेप्ट भी कंपोनेंट्स वाला सेम है, तो उससे उसने उसको जेनेरिक कर लिया। अब चैलेंज ये था कि ये एक्चुअल में ऐप कैसे बनेगी, क्या ये ब्राउजर में चलेगी या इसकी एपीके जो बनेगी उसमें कैसे एप्लीकेशन रन कैसे होगी। तो उसको उन्होंने कैसे फिक्स किया, उन्होंने बोला कि जब आप रिएक्ट नेटिव में कोड करोगे तो हम बाद में वही दो एप्लीकेशन बनाएंगे, दो फाइल्स जनरेट करेंगे, एक का नाम है एपीके, दूसरे का नाम है आईपीए, सही है। अच्छा, ये करेंगे कैसे, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये मतलब ये कैसे, ये जनरेट तो कार्डवा भी कर रहा था लेकिन उसके अंदर उसने ब्राउजर चला दिया था, तो ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसके ऊपर लोगों ने थिंक करने की कोशिश की। उसने बोला कि हम इसके मिडल में एक ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रिज सॉफ्टवेयर, वो ब्रिज बनाएगा इन दोनों एप्स को। ब्रिज करेगा क्या,
वो जावास्क्रिप्ट का ये कंपाइलर है ब्रिज, वो जावास्क्रिप्ट का कोड लेगा, रन टाइम पे उसको जावा में और ऑब्जेक्टिव सी में कन्वर्ट कर देगा। नाउ एप्लीकेशन सीम्स लाइक क्या आपने जावा में बिल्ड किया है ऑब्जेक्टिव। देखो अब आपको फील वही आएगी। रीजन क्या है, आपकी ऐप रन टाइम पे बिल्ड टाइम पे सॉरी कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव सी और एच के अंदर। अब डेफिनेटली इसको कन्वर्ट करने के लिए तो टूल तो वही चाहिए, यानी कि एपीके के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए और उसके लिए रिएक्ट नेटिव के लिए भी जो टूल थे वो वही नेटिव वाले ही चाहिए। नेटिव में कौन कौन से टूल यूज हो रहे थे, एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड, अभी भी वही चाहिए। बस वो जो हमने कोड किया जावास्क्रिप्ट में, अब जो कन्वर्जन है ना जावा के अंदर या ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, वो हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, ब्रिज करे। अब हम कोड एक जगह करते हैं, जब हम बिल्ड बना रहे होते हैं ना उस ऐप का, जब मतलब समझो जब रिएक्ट कर लिया उसका बिल्ड बनाते हैं, जब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए उसका बिल्ड बनाते हैं, तो हम उसको कंपाइल करके उसकी एक्चुअल लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं ना। जैसे रिएक्ट जो है ब्राउजर को समझ नहीं आती है, तो उसका बिल्ड बना के हम ब्राउजर को समझाते हैं ना, क्योंकि जावास की ब्राउजर को समझ आती है, तो उसकी एक्चुअल लैंग्वेज में कोड लेके जाते हैं। इसी तरह रिएक्ट नेटिव में हम उसकी एक्चुअल लैंग्वेज में कोड में लेके जाते हैं। और वो कैसे करते हैं, बिल्ड टाइम पे, यानी कि उसका बिल्ड फिर टाइम ज्यादा ले लेता है, लेकिन फिर वो एक्चुअल कोड जनरेट कर देता है। अच्छा, अब आपने कहा कि ठीक है कुछ कोड तो ऐसे जनरेट होगा जो बिल्ड टाइम पे होगा, कुछ कोड हम रन टाइम पे भी जनरेट करते हैं। जैसे देखो कुछ चीजें हैं जो नेविगेशन बार, पेजेस वगैरह, जो स्टैटिक चीजें हैं वो तो बिल्ड टाइम पे आ गया, लेकिन कुछ डाटा तो क्या है, रन टाइम पे होता है। जैसे फायरबेस से डाटा लेके आए, उसकी लिस्ट बनानी है। अब फायरबेस से डाटा आएगा, लिस्ट बनेगी, वो थोड़ी बिल्ड टाइम पे बनेगी, वो तो एक्चुअल जब ऐप यूज हो रही होगी, यूजर लॉग इन करेगा फिर आएगा ना डाटा। तो जब बात वहां तक जाएगी, तो बात वहां तक जब जाएगी तो उसका सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, उसका सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉरी उसके अंदर वो रन टाइम एक ब्रिज देता है हमें। सही है, उसमें क्या होता है कि रन टाइम पे आपका कोड जो है वो जावा के अंदर और ऑब्जेक्टिव सी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो आप एक चीज आप बोल सकते हो यहाँ पे, जब वो रन टाइम पे कोड कन्वर्ट कर रहा है, एक चीज है देखो जावा में लिखी है वो नेटिवली जावा पे चल रही है, और उसमें अगर फायरबेस से डाटा जावा में हम लेके भी आए तो वो फौरन फौरन लिस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन भी हो रही है। तो जब कन्वर्जन हो रही है रन टाइम पे तो वो टाइम ऐड होगा। तो ऑलमोस्ट 5 to 10% इट्स डिक्रीज परफॉर्मेंस देन नेटिव ऐप, बट इन वेरी नियर केसेस इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम। अगर आपकी स्टैटिक ऐप है, कोई भी डाटा नहीं आ रहा है, तो इट्स लाइक 100% जस्ट लाइक नेटिव ऐप। अगर आपकी ऐप वेरी एक्सटेंसिव लेवल जैसे फेसबुक है, रन टाइम पे चलती है, रन टाइम पे चीजें आती हैं, तो इट विल डिक्रीज परफॉर्मेंस देन नेटिव ऐप, बट लिटिल बिट, मे बी 2%, 3%, 5%। लेकिन यूजर के लिए इट डजेंट मैटर कि अगर देखो ना एक उसके लिए 2% को हम फील भी नहीं कर सकते हैं स्लो को, उसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं ये देखें। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए थोड़ा स्लो होती है, लेकिन अल्टीमेट दैट वाज द गेम चेंजर। उन्होंने फिर काफ़ी मार्केट गैप की और रिएक्ट नेटिव के अंदर सारी चीज़ें की डेवलपमेंट हुई। अच्छा हाँ, फ्लटर इसके बाद 2018 में आया, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने हैं। अच्छा, अब रिएक्ट नेटिव आई। अब रिएक्ट नेटिव के साथ उन्होंने क्या किया कि इससे पहले, रिएक्ट नेटिव से पहले हाइब्रिड ऐप के अंदर ही C# लैंग्वेज यूज करते हुए ज़ैमरन करके एक प्लेटफॉर्म था, ये C# लैंग्वेज यूज हो रही थी इसके अंदर। .NET का आपको पता है काफी फेमस था उस दौर में ना डेवलपमेंट, अब तो खैर खत्म हो गया PHP.NET, लेकिन पहले बहुत था। तो C# .NET ज़ैमरन करके एक फ्रेमवर्क था, वो भी लॉन्च हुआ था, उसका भी प्रीटी मच रिएक्ट नेटिव वाला जैसा ही आइडिया था, लेकिन ज़ैमरन इज स्लोअर देन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव उससे फास्ट थी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। उनकी जो ब्रिजेस सिस्टम थे, चीज़ें थी, वो स्लो थी एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। अच्छा, लेकिन इसका जो मेजर कंपटीटर साबित हुआ ना उसके बाद, अब गूगल वाज थिंकिंग कि उन्होंने, चूंकि गूगल जो है ना वो जावा लैंग्वेज को ओन नहीं करता है, ये ओरेकल की लैंग्वेज है, ओरेकल जो कंपनी है ना वो जावा को ओन करता है।
एंड्रॉइड स्टूडियो गूगल का था। तो वो चाह रहे थे कि हमारी नेटिव यानी कि जो एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है ना जावा, उसकी जगह पे हम कोटलिन लेके आए, क्योंकि कोटलिन गूगल की लैंग्वेज थी। तो गूगल ने क्या किया, एंड्रॉइड के अंदर नेटिवली कोटलिन की सपोर्ट दे दी। जिस तरह जावा नेटिवली चलती है ना, इस तरह कोटलिन भी नेटिवली चलेगी। सही है। अच्छा, इसी तरह गूगल ने क्या किया, जिस तरह, लेकिन उनका ये आइडिया इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उन दिनों में रिएक्ट नेटिव आज गेम चेंजर, उसने सारी मार्केट कैप कर ली थी। तो उनको कोटलिन लॉन्च करने से खास फायदा नहीं हुआ एंड्रॉइड के डेवलपमेंट के एरिया में, क्योंकि ज्यादातर यूजर रिएक्ट नेटिव में चला गया था। अब उन्होंने क्या किया कि यार इसका कंपटीटर बनना है। तो इसका कंपटीटर बनने के लिए उसने फिर एक काम किया, उसने एक नया टूल लॉन्च किया। उस टूल को उसने बोला फ्लटर। अच्छा, फ्लटर में उनसे जो मेन प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हुई वो ये थी कि इसमें फिर एक नई लैंग्वेज उसने इंट्रोड्यूस करा दी, डॉट। अब प्रॉब्लम फिर वही है, अगर कोई वेब डेवलपर है वो एंड्रॉइड वो मोबाइल का डेवलपर नहीं बन सकता। अच्छा हाँ, अगर कोई डॉट सीख लेता है वो मोबाइल का डेवलपर बन सकता है, मोबाइल डेवलपर, नॉट एंड्रॉइड एंड आईओएस। क्यों? ये भी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है। बात समझ रहे हो? हाइब्रिड मतलब एक ही कोड से आईओएस एंड्रॉइड की डेवलपमेंट हो रही है। वो मोबाइल डेवलपर बन सकता है, लेकिन वो वेब डेवलपर नहीं बन सकता, क्योंकि वेब सीखने के लिए उसको फिर जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगी। तो रिएक्ट नेटिव की जो पॉपुलैरिटी की रीजन थी, इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी ना, वो कौन सी थी? जावास्क्रिप्ट, जेएस। अब लैंग्वेज इसमें जावास्क्रिप्ट है, वही रिएक्ट में यूज हो रही है चीजें फंड। अब इसको लोगों ने जल्दी अडॉप्ट किया एज कंपेयर टू वो नई लैंग्वेज डॉट सीखने बैठ जाए। अच्छा, इसका फ्लटर और इसमें फर्क था एक, वो ये था कि चूंकि फ्लटर गूगल का है और एंड्रॉइड का ओएस भी गूगल बिल्ड करता है। एंड्रॉइड में मैंने आपको बोला कि कोटलिन की उन्होंने बाय डिफॉल्ट जो है ना वो दे दी थी सपोर्ट। इसी तरह उन्होंने डार्ट की बाय डिफॉल्ट सपोर्ट दे दी एंड्रॉइड पे, यानी कि डार्ट का कोड डायरेक्टली एंड्रॉइड पे चल सकता है। तो इसके लिए उनको एपीके बनाने के लिए कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब जो गैप था 2-3% का, वो खत्म हो गया। तो हुआ कैसे कि अगर हमने यहां पे ऐप बनाया फ्लटर के साथ, तो इसके अंदर भी ब्रिज आया, ठीक है, और उस ब्रिज ने ऐप कन्वर्ट की आईपीए फाइल, ठीक है। लेकिन जो एपीके फाइल है वो डायरेक्टली फोन में इंस्टॉल करवाई विदाउट दी ब्रिज। रीजन इज डेट कि एंड्रॉइड स्टूडियो उनका अपना सॉफ्टवेयर है, तो उसने उनके अंदर डॉट की पॉसिबिलिटी या उसकी चीजें डाल दी। तो एंड्रॉइड की साइड की उन्होंने परफॉर्मेंस को कैप कर लिया, लेकिन वो आईओएस की साइड की उसको कैप करने के लिए वो नहीं कर सकते। उन्होंने फिर वो सेम फंडामेंटल अचीव किया जस्ट लाइक रिएक्ट नेटिव। रीजन इज डेट के वो तो एप्पल ओन करता है, तो उसके अंदर वो कस्टम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब रिएक्ट नेटिव यूज करके हम बना रहे थे फाइल, तो इस दोनों में दोनों फाइल का साइज सेम होगा या डिफरेंट होगा? आप देखते हैं ना, आईओएस में फाइल का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। नहीं, एक्चुअली वो इनके अपने फंडामेंटल उसमें आ जाते हैं, यानी कि क्योंकि ये एपीके आईपीए फाइल टूल बनाते हैं इनके अपने, यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड। अब उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें किस तरह मैनेज कर रहे हैं वो अपनी थ्योरी है, उसमें रिएक्ट नेटिव का कोई लेना देना नहीं या फ्लटर का कोई लेना देना नहीं। साइजेस को उन्होंने खुद मैनेज करना। देखो ना, अल्टीमेट बात शुरू हुई थी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्सकोड, जावा, इन चीज़ों से। तो ये जो हाइब्रिड के टूल आए हैं, इन्होंने अल्टीमेट तो उन्हीं को यूज़ करना है। तो ये तो कन्वर्जन कर रहे हैं बस, और कोड को एक जगह, एक सिंगल कोड को लेके आगे हाइब्रिड ऐप को, कंसेप्ट को लॉन्च कर रहे हैं। सही है? कोई बात समझ में आई? होल आइडिया क्या है यहां तक? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम जो समझ ना आई हो? तो हम रिएक्ट नेटिव स्टिल क्यों यूज करना चाहते हैं? क्योंकि हम लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में रहना चाहते हैं, हम एक नई लैंग्वेज डॉट नहीं सीखना चाहते। डार्ट ने या फ्लटर ने रिएक्ट नेटिव को अच्छा कंपीट किया है आज के दौर में, हम इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्लटर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, फ्लटर इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन still we will be going with React Native. The reason is that it's so popular, right?
लैंग्वेज भी सेम है, पॉपुलैरिटी भी सेम है और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लटर, तो इसलिए हम इसमें जाएंगे। लेकिन अगर कोई जाना चाह रहा है डार्ट में या फ्लटर में तो जा सकता है, लेकिन स्टिल जो अभी भी मार्केट कैप है पता नहीं है 26-27 2015। देखो ना, जिस तरह हमने प्रोडिक्ट कर लिया कि वेब डेवलपमेंट का एरिया जो है वो नेक्स्ट जेएस कैप करेगी नेक्स्ट 2-3 ईयर 4 ईयर। अब हमें मोबाइल के एरिया में अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं है कि 2030 में क्या यूज हो रहा हो। मे बी फ्लटर विल बी दी विनर, मे बी रिएक्ट नेटिव, अभी आइडिया नहीं है, हो सकता है कोई तीसरा टूल आ जाए। मेरी बात समझ रहे? तो अभी तक, लेकिन 2023 तक के एंड तक मुझे लग रहा है कि रिएक्ट नेटिव ही स्टिल चलना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा सोल्यूशन अभी नहीं आया। रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट से फिर कोड सेम है, चीजें सेम है, तो जल्दी ऐप बनती हैं, जल्दी बंदा फेमिलियर होता है। और ये फायदा क्लाइंट के लिए भी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक ही डेवलपर वेब भी बना सकता है, मोबाइल भी बना सकता है। ये बात समझ रहे हो कि जो कंपनीज के ओनर है उनके लिए भी फायदा है ना रिएक्ट नेटिव चूज करना। रीजन क्या है कि एक ही बंदा है, उसको आप वेब में भी लगा सकते हो, मोबाइल में भी लगा सकते हो। अगर वो फ्लटर का डेवलपर होगा उससे फिर हम वेब नहीं बनवा सकते ना। उसने फ्लटर ने भी compete करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने डार्ट फॉर वेब भी लॉन्च किया है, लेकिन आपको पता है ना कि गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट फिर फेल भी होते हैं, जस्ट लाइक गूगल प्लस एंड लॉट ऑफ अदर्स। तो उनका कुछ भी नहीं नजर आया क्या हुआ है, तो पता नहीं है कि क्या हो। लेकिन अभी के लिए 2024 के एंड तक मुझे लगता है रिएक्ट नेटिव इज द गुड चॉइस अगर हम चूज करते हैं। बट अगर रिएक्ट नेटिव का ग्राफ बिल्कुल जीरो आ जाता है, फ्लटर ऊपर चला जाता है, मे बी हम रिएक्ट नेटिव को छोड़ के फ्लटर पे मूव हो जाएं, फिर हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल को कवर करने के लिए एक डार्ट लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर्स में तो करना ही है, क्योंकि हम वो वेब का विनर तो वही है। अब मोबाइल का विनर क्या होगा? अगर रिएक्ट नेटिव ही विनर रहती है हमारे लिए आसान है, क्योंकि लैंग्वेज सेम रहेगी। अगर ये फ्लटर जीत जाता है या इसमें ज्यादा काम आने लग जाता है, फिर हम फ्लटर में मूव होने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो बट अभी के लिए Xamarin is almost close, Ionic, Cordova is almost close, so that will be the main competitor React Native and Flutter। उनमें हमें कंपटीशन फील करना है कि किसके अंदर काम करना। तो अभी के लिए अगर हम React Native में करते हैं इट्स गुड ऑप्शन, बट फ्यूचर में अगर आप प्योरली मोबाइल डेवलपर बनना चाहते हो, वेब में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप फ्लटर की तरफ भी सीख सकते हो, आप दोनों को भी सीख सकते हो। ओपन माइंडेड होना चाहिए ना इंसान को। तो बट इट्स अप टू यू कि क्या होता है, और ये हमें फिर फ्यूचर में देखना है। अभी तक 2023-24 तक हम अपने अंदर, बस अभी तक मैं तो यही कह रहा हूँ रिएक्ट नेटिव सीखनी है, लेकिन ग्राफ बहुत क्लियर नहीं है, बराबर बराबर है 50-50। ऊपर कोई जाएगा बहुत ज्यादा तो उसकी डिमांड आएगी और एक की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो जब खत्म होगी फिर उसको करेंगे। तो लेकिन अभी चूंकि डिमांड बराबर है और सम टाइम रिएक्ट नेटिव की ज्यादा है, तो इसलिए रिएक्ट नेटिव इज द गुड चॉइस। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मार्केट में हम भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो जितनी डिमांड फ्लटर की आ रही है उससे उतनी या उससे ज्यादा रिएक्ट नेटिव की भी आ रही है। ठीक है, हम ट्रेंड भी देख सकते हैं लोगों के कि लोग कैसे कर रहे हैं, मे बी गूगल ट्रेंड। समटाइम नहीं भी करता, समटाइम कर भी सकता है। इसका ग्राफ अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान सिलेक्टेड है ना। फ्लटर का थोड़ा चार्ट ऊपर है, लेकिन ये सर्च टर्म दिखा रहा है ना, इधर सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा। स्टिल अगर देखें ना तो फ्लटर की सर्चेस गूगल पे अच्छी हैं। और भी हम देख सकते हैं, मे बी गिटहब ट्रेंड। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ से हम गूगल का ट्रेंड भी देख सकते हैं, गिटहब का ट्रेंड देखते हैं, स्टैक ओवरफ्लो का ट्रेंड भी देख सकते हैं, वो भी एक अच्छी, क्योंकि उधर लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना।
देखो ना, ये 2018 से शुरू हुआ था, इसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये 2016 से आया है, तो इसका ग्राफ तकरीबन स्टडी है। समझ रहे हो? इट्स अप टू यू, मतलब इसमें, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ जिस तरह हम नेक्स्ट जेएस में फुल 100% क्लैरिटी में है, तो मोबाइल डेवलपमेंट में उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो क्या होगा, अभी काम आ रहा है तो कर रहे हैं, अभी लेट्स सी कि क्या होगा। हाँ जी, मोबाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप के बहुत सारे आए हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन चूंकि मोबाइल डेवलपमेंट में ना कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन नहीं है अभी तक बना। नो कोड सोल्यूशन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं, कोई एक स्टार्टअप नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन इतना फिजिबल सोल्यूशन अभी तक नहीं आया। वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, उसके लिए आपको डेवलपर हो तो आप काम कर सकते हो। जिस तरह वेब में ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस से नॉन टेक्निकल लोग भी काम कर लेते हैं, इस तरह मोबाइल में पॉसिबल नहीं, कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो फिर ज्यादा से वो फिर फिक्स कर देंगे उसको।